धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कभी कभी कुछ चीजों को देखकर लगता है कि क्या वाकई में मुस्लिम समाज अपने साथ हो रहे अत्याचार की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ना चाहता है या वो सिर्फ किसी के भरोसे बैठा हुआ है। कभी वो कुछ नेताओं के चेहरे देखने लगता है, चाहे वो दूसरी पार्टियों के हो चाहे वो उसके, कभी अपने मुस्लिम और कभी दूसरी पार्टियों के मुस्लिम नेताओं की तरफ देखने लगता है कि साहब उसने हमारी बात करी। कभी कुछ पत्रकारों की तरफ देखने लगता है कि उन्होंने हमारी बात करी। और मामला तब और ज्यादा बड़ा हो जाता है जब गल्फ कंट्रीज से, जो अरब ममालिक हैं, जो मुस्लिम देश है, वहां से कोई आवाज आ जाए या इसके अलावा कभी अमेरिका से कोई आवाज आ जाए। जैसे हाल फिलहाल एक रिपोर्ट आई है, आपने देखा होगा, उसमें कहा गया कि धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है भारत के अंदर, और इसको 14 ऐसे देशों में जहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जाता है उसकी लिस्ट में डाल देना चाहिए। इसी तरीके से कभी यूके यानी कि ब्रिटेन वगैरह से आवाजें आती हैं तो लोग उस पर बड़े खुश हो जाते हैं। और खासकर जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं यहाँ तो बहुत तेजी से खबरें वायरल होने लग जाती हैं। देखिए साहब, अब तो सऊदी अरब आ गया है मुसलमानों के हक में। और कब तक होगा ये मेरा टॉपिक है। और इस टॉपिक पे मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद राजा साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया अकरम साहब। जय भीम आपके सभी दर्शकों को। मेरा पहला सवाल ये है कि आखिर कब तक जो मुस्लिम है भारत का वो इस चीजों में खुश होता रहेगा कि हमारी बात गल्फ कंट्रीज वाले कर रहे हैं, हमारे लिए अमेरिका बात कर रहा है, हमारे लिए यूके बात कर रहा है। कब तक? जब तक वो अपने देश के संविधान की ताकत को नहीं समझेगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज की क़यादत रही है आज तक, वो कहीं ना कहीं उससे कमी हुई है। ये बात हमें इसका एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो हम आगे भी वही गलतियां दोहराते रहेंगे। एक तो मुस्लिम समुदाय को, मैं आज सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ भी यही हालत है, जो क्रिश्चियन लीडरशिप है देश की और जो सिख लीडरशिप है उसके साथ भी कमोबेश यही हालत है। अगर आज हम सिर्फ मुस्लिम समुदाय की बात करें तो परिप्रेक्ष्य भी वही है। तो आपने बहुत ही अच्छी तरह अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया कि कभी किसी की तरफ कभी किसी की तरफ देखते रहें। और ये हम लोगों की कमी है कि हमने संवैधानिक तरीकों से उनका पूरा इस्तेमाल नहीं किया आज तक, और इसीलिए हम उसकी ताकत ठीक से नहीं समझ रहे हैं और ऐसा सोचते हैं कि ये संवैधानिक तरीके शायद नाकाफी रहेंगे। ऐसा हरगिज भी सच नहीं है। कमी जो है वो हमारी इनके इस्तेमाल करने के तरीके पे रही है। हमने संवैधानिक तरीकों को इस्तेमाल ठीक से नहीं किया, इसीलिए नताइज नहीं आए। मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं चाहूंगा आप उनको थोड़ा बारीकी से रोशनी डालें। और देखिए, इस तरीके से खबर को हम लोगों के सामने रखें कि हमारा जो आम आदमी है, जो रेडी पटरी पे खड़ा होकर भी अगर खबर देख रहा है या खेत में बैठा हुआ किसान है, वो भी समझ सके। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत से आता हूं सर। वहां पे नवाब शौकत हमीद, उनके बेटे नवाब कोकम हमीद, और आज उनकी तीसरी पीढ़ी राजनीति में आ चुकी है, नवाब अहमद हमीद। एक प्राइमरी स्कूल उन्होंने नहीं दिया। जो आप बार बार कह रहे हैं लीडरशिप लीडरशिप, क्या सोचे समझे तरीके से मुसलमानों को अनपढ़ रखने की, तमाम चीजों से दूर रखने की साजिश की गई ताकि हम लंबे समय तक मुसलमानों को मूर्ख बना सके और उन पर राज कर सके। मुसलमानों के जरिए मुसलमानों के साथ हुआ। बिल्कुल ठीक है। बस मैं यहां एक ही बात जोड़ना चाहूंगा कि यही काम शेड्यूल कास्ट के साथ भी हुआ, यही काम शेड्यूल ट्राइब के साथ भी हुआ है, यही काम सिखों के साथ भी हुआ है, यही काम क्रिश्चियंस के साथ हुआ है और ओबीसी के साथ भी हुआ है। आप कमोबेश देख लें तो यही सब उनके साथ भी हुआ है जी। तभी तो मनुवादी, जो कि 15% भी नहीं है, वो कामयाब हैं। और आज की तारीख में भी देखिए, आज जफरुल इस्लाम खान साहब पे एक FIR दर्ज कर दी गई। मैं के ख्यालात से पूरी तरह से एग्री नहीं करता हूं, शायद आप भी इस बात को जानते हैं, मगर ये बात शुरू कहां से हुई? किन लोगों ने बदतमीजी की? RSS के लोगों ने, मीडिया के, जो आप जिन्हें भोपू मीडिया कहते हैं और हम गोदी मीडिया या बाकी सब गोदी मीडिया कहते हैं, उन लोगों ने, सरकार के कुछ अफसरों ने, जिन्होंने तबलीगी जमात का बाकायदा नाम ले लेके, जो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है भारत सरकार की, उसमें तबलीगी जमात का नाम लिया गया, परसेंटेजेस बताई गई। ये पूरी दुनिया में कानूनी तौर पे ममनू है, मना है, फिर भी किया गया। तो असल में ये बुनियादी तौर पे
कौन कौन कर रहा था ये काम? आरएसएस के लोग, गोदी मीडिया के लोग, भोपू मीडिया के लोग, और सरकार में जो इस तरह के अनासिर बैठे हैं, जो कि असल में देखा जाए तो चाइना को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट से आप ये देखिए, ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक रीजन है। मनुवादी लोग सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं चाइना से, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। मैं ये बात कहना नहीं चाहता, लेकिन गुजरात में आज ये कोरोना वायरस के इतने सारे केसेस क्यों हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा चाइना में गुजरात के लोग। लेकिन मैं उन्हें ये नहीं कह रहा हूं कि वो लोग इसको फैलाने वाले हैं, वो भी विक्टिम है, चाहे वो मनुवादी हैं, जो कोरोना वायरस से पीड़े हैं, मनुवादी भी हैं, तो वो विक्टिम ही है। परंतु बात क्या है कि इस सब चीजों से भारत जो देश है हमारा, यहाँ पे दुनिया में दूसरे नंबर की पॉपुलेशन है भारत में मुसलमानों की। ये आपके मैं किसी प्रोग्राम में देख रहा था, आप भी कह रहे थे इस बात को। तो इस चीज का फायदा हमें सारे मुस्लिम देशों से उठाना चाहिए, पेट्रोल सस्ता लेना चाहिए इस चीज का फायदा उठा के। लेकिन आरएसएस क्या करती है? इस चीज को नेगेटिव बोलती है। मुसलमानों को बुरा बोले भारत के, तब भी देश का नुकसान होगा, मगर इस्लाम को बुरा बोलते हैं आरएसएस वाले, ताकि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भारत के खिलाफ एक कुछ नफरत रखें। और उससे फायदा डायरेक्ट किसे होगा? सिर्फ और सिर्फ चाइना को। चाइना अपनी पूरी ताकत लगा रहा है आज कि भारत के जो अच्छे संबंध हैं इस्लामिक देशों से, उससे ट्रेड खराब करने का पूरी ताकत लगा रहा है। सीपैक पे आज हमारी जो एक पाकिस्तान में सीपैक जा रही है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उससे जा रही है गुजर के। वो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता हूं मैं इकोनॉमिक उसे। उसके लिए हमारे देश की सरकार, आरएसएस के लोग सीपैक के लिए कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि उससे चाइना को फायदा हो रहा। ये है बड़ी साजिश। हाँ, एक चीज यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर ले। आपने कहा कि जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और पूरे मीडिया के अंदर जो एक नैरेटिव बनाया गया, जो धारणा बनाई गई, तो जिसमें कहा गया कि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना फैला गया है, उससे आप दो चीजें निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चाइना को बचाने के लिए मुसलमानों को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई जमात के नाम पर। तो मैं आपके पहले इंटरव्यू में बता चुका हूं, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। आप बता चुके हैं, हाँ वो आप पूरा बता चुके हैं। लेकिन इसी में साथ में अब आप एक चीज और जोड़ रहे हैं कि बाकायदा साजिश करके जो मुस्लिम मुल्क हैं, जिनके भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध है, वो संबंध बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में आप डॉक्टर जफरुल इस्लाम को इसमें कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, डॉक्टर जफरुल इस्लाम को मैं ये मानूंगा कि वो बहुत ही ज़हीन व्यक्ति हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उस चीज को रखा वो गलत थी। ये मैं कहने में गुरेज नहीं रखूंगा। लेकिन हमें जो बात समझनी है, जफरुल इस्लाम साहब ने एक रिस्पांस दिया किसी चीज को जो कि हो रही थी, उस पे हमें अपनी नजर सानी करनी है, उस पे ध्यान देना है कि ये आरएसएस के लोग क्या कर रहे थे, इस्लाम को गाली क्यों दे रहे थे ये, और कितने लोग मनुवादी, चाइना और भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है आपस में, आप देखें तो चाइना हमसे 1000 गुना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है हमारा। चाइना का ट्रेड डेफिसिट अगर आप देखेंगे हमारा और चाइना के बीच में, तो कौन लोग हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं? देश को नुकसान कौन लोग कर रहे हैं? हमारे देश में मनुवादी सारा बिजनेस कर रहे हैं। तो वो चाइनीज कंपनीज के साथ मिलकर ट्रेड डेफिसिट जो आर्टिफिशियल क्रिएट किया गया है, वो है सबसे बड़ा खतरा देश को। मुसलमानों को गालियां देना, इस्लाम को गालियां देना, ये आरएसएस के लोग जो करते हैं, इसका सिर्फ देश में ही फायदा नहीं उठा रहे हैं वो राजनीतिक तौर पे, मुसलमानों की नफरत पे वोट बटोर रहे हैं, बल्कि इनडायरेक्टली चाइना को भी मदद कर रहे हैं इस्लाम को गाली देके, ताकि इस्लामिक कंट्रीज चाइना के क्लोज हो ज्यादा। अच्छा, ये ठीक है, चलिए। तो जफरुल इस्लाम खान साहब सिर्फ एक रिएक्शन दे रहे थे इस्लाम को बुरा बोलने का, लेकिन वो बुनियाद जड़ क्या थी कि आरएसएस के लोग, मनुवादी लोग इस्लाम को और मुसलमानों को गाली दे रहे हैं और उनके खिलाफ प्रताड़ना कर रहे हैं भारत में। यह है बुनियादी वजह जिससे हमारा ध्यान हटा के सब जफरुल इस्लाम खान साहब पे आ गया। उन्होंने क्या गलत कहा? मान लीजिए कोई कंट्री अगर आपके साथ खड़ा हो रही है और आपकी बात कर रही है और आप उसे थैंक्स भी नहीं कह सकते, तो उसमें गलत क्या कहा? उन्होंने गलत ये कहा कि एक तो किसी की जरूरत नहीं है, भारत के मुसलमानों को किसी की जरूरत नहीं है, और ये बुज़दिली की सबूत एक पेश करता है कि हम जो सबसे बड़ी संख्या है दुनिया की, दूसरे नंबर की, कि अगर किसी मुस्लिम कंट्री को हमसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, मैं तो इसको उस तरह से देखता हूं, तो हम किसी से इंस्पिरेशन लेंगे या हम किसी से मदद की तवक्को करेंगे जो मुल्क खुद अपने परेशानी में मुब्तला है। हम क्यों उनके ऊपर डिपेंडेंट हो? क्या हमारा संविधान नहीं है? तो हम, अपनी कमजोरी है कि हमने संविधान का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया, अपने जो कार्ड्स हैं कम्युनिटी को जो खेलने चाहिए
पॉलिटिकल सिनेरियो में, सोशल सिनेरियो में और एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियो में वो हमने नहीं खेले। तो हम अपनी क़यादत की गलती है, उसका हम ये दिखाते हैं मुसलमानों को, खास तौर पे एक ये दिखाते हैं कि हम तो मदद नहीं कर पा रहे, अपनी बाहर से मदद मिलेगी। क्या ये बुजदिली और मुसलमानों को एक जो वो कहते हैं ना मिराज अंग्रेजी में, जो मृग तृष्णा होती है, उसमें डालना नहीं है। तो पहली बड़ी गलती उनकी ये थी। दूसरी बड़ी गलती ये थी कि वो जाकिर नायक साहब का एक नाम ले रहे हैं। जाकिर नायक साहब और दूसरे हमारे जो कायदीन मानते हैं अपने आप को, उनकी सबसे बड़ी कमी मैं ये मानता हूं कि वो पहले तो एक बात कहते हैं और उसके बाद अगर उसके कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं जो कि झूठे भी हैं। अभी मैं जाकिर नायक साहब को भी ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कुछ किया और जफरुल इस्लाम साहब ने भी कोई सेडिशन का काम नहीं किया, ये मेरी कानूनी राय है। लेकिन अगर उनके ऊपर कोई मुकदमे दर्ज होते हैं तो वो भाग खड़े होते हैं, जैसे जाकिर नायक साहब खड़े हो गए, और उसका पूरा इल्जाम मुस्लिम कम्युनिटी को झेलना पड़ता है। वो तो सेफ है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को मझधार में छोड़ के वो भाग गए। उन्हें बहादुरी के साथ फेस करना चाहिए। जो रसूलुल्लाह की जो वो सुन्नत के बारे में बोलते हैं, रसूलुल्लाह हमेशा कभी भी भागते नहीं थे, ये सुन्नत है उनकी। बड़े से बड़े खतरात उन्होंने सामने रह के क़यादत की। तो अगर हम रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, इंसाफ और सच्चाई की जो उनकी बुनियादी मैसेज था, बराबरी और इंसाफ का, इस्लाम का, रसूलुल्लाह का, तो वो क्या भागते थे रसूलुल्लाह? नाउजुबिल्लाह। मान लीजिए, चलिए किसी कंट्री ने आपके लिए बोला, आपने उसका धन्यवाद किया, आपने उसका शुक्रिया अदा किया। ये ना करके आप जो कह रहे हैं यहाँ के संविधान को समझना चाहिए, यहाँ के संवैधानिक अधिकारों को समझना चाहिए और उसके हिसाब से अपनी कानूनी लड़ाई, अपने हकों की लड़ाई, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप दलित मुस्लिम दोनों पे काम करते हैं, तो दलितों से अगर तुलना करें मुसलमानों की, तो क्या संविधान के प्रति दलित ज्यादा जागरूक दिखाई देते हैं आपको? देते हैं, क्योंकि उनको एक एडवांटेज है हमसे, ये मैं मानता हूं। एक तो बाबा साहब उस कम्युनिटी से आते हैं, ये एक एडवांटेज है। दूसरी एडवांटेज ये है उनको कि जैसे ये हमें एक मिराज में रखने जाने की कोशिश होती है कि 52 मुल्क हैं, 53 मुल्क हैं, उनके पास कोई ऐसा झूठा सहारा नहीं है जी। तो उनको पता है कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। तो वो बुनियादी तौर पे इस तरीके से हमसे बेटर हैं। एक तो बाबा साहब, और इसमें जो मुसलमानों की कमी है, मुसलमानों की लीडरशिप की, भारत का संविधान रचने में मुसलमानों का सबसे बड़ा योगदान, और बाबा साहब पे हक रखने का सबसे बड़ा अधिकार मुस्लिम कम्युनिटी पे है संविधान के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि बाबा साहब के खिलाफ साजिश हुई थी कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ना जा पाए, मुसलमानों ने उन्हें भेजा था। तो हमारा हक संविधान पे बाबा साहब के थ्रू सबसे ज्यादा है। इस चीज को हमने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया, ये भी हमारी क़यादत की कमी है। और वही कमी, कुछ मैं जो हक जताता हूं मैं बाबा साहब पे अपना, वो हमारा ये हक है बाबा साहब पे। और बाबा साहब से हम इंस्पिरेशन इसलिए भी लेते हैं कि बाबा साहब को हमने संविधान की रचने वाली कमेटी में भेजा, तो हम भी जो शेड्यूल कास्ट जो उनकी कम्युनिटी है, उनके साथ साथ हमारा भी हक है बाबा साहब पे, वो अधिकार हम जताते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ घटनाओं की। जैसे आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आया और SC/ST जो एट्रोसिटी एक्ट है उसको थोड़ा उसमें ढिलाई बरती गई। उसके बाद 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ और भारत बंद का असर ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा, पार्लियामेंट से तमाम तरीके से नए तरीके से उन चीजों को ऐड करना पड़ा और बाद में सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले से पीछे हट गया। तो मैं फिर तुलना करूंगा इसी मामले को लेके कि क्या मुसलमानों के मुकाबले दलित समाज के लोग, जैसा आपने कहा उनके पास कोई ऐसा धोखा देने वाली चीज नहीं है कि भाई तुम्हारे लिए कोई और मुल्क बात कर लेगा, वो ज्यादा सजग है अपने अधिकारों के प्रति? बेशक हैं, और बाकी कम्युनिटीज को एक चीज से सीखना चाहिए। हालांकि उनके लिए बहुत अच्छे कानून भी हैं, जैसे SC/ST एक्ट है, मगर फिर भी उनका कोई भला नहीं हो पा रहा है, बहुत बुरे हाल में है वो। कमोबेश मुसलमानों जैसे हाल में ही है वो, SC भी और ST भी और दूसरी माइनॉरिटीज भी। मगर बुनियादी बात यह है कि जैसे पीसफुल प्रोटेस्ट करना जो उन्होंने किया अप्रैल को, सरकार क्या करती है उनके केसेस में भी जो मुसलमानों के साथ कर रही है, SC/ST के केसेस में भी क्या करती है कि झूठे ही वायलेंस कराती है उनके पीसफुल प्रोटेस्ट में। लेकिन करोड़ों लोग 2 अप्रैल 2018 को सड़कों पे आए पीसफुल तरीके से, ये भी संविधान का हिस्सा है। पीसफुल प्रोटेस्ट, आर्टिकल 21, राइट टू ओपिनियन जो है ना, अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच उन्होंने जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती तस्लीम की। उसके बाद अगर आप रिव्यू देखेंगे ना उसका SC/ST एक्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर कितनी तनकीद की है
ये संविधान की सबसे बड़ी जीत है कि पीसफुल प्रोटेस्ट से सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी गलती महसूस कराई। ये समझ रहे हैं आप संविधान की ताकत? लेकिन सर और दलितों ने इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, मैं मान लेता हूं संविधान की ताकत है, लेकिन संविधान की ताकत मान लीजिए, यही संविधान की ताकत के साथ अगर मुसलमान सड़क पे उतरता है तो उसको तो 2 मिनट में दंगा ही बताया जाता है। पीसफुल प्रोटेस्ट हुए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सीए को लेके, बताइए कहां हिंसा हुई, किसने कोई आगजनी करने की कोशिश की, लेकिन गोलियां चला के कितने लोगों को मार दिया गया? 28 से 30 लोगों को। आप कैसे कह रहे हैं? उनकी तुलना मुसलमानों से कैसे कर सकते हैं? एससी समाज के आदमी का नाम सुनील कुमार है, अकरम खान नहीं है, महमूद पातशाह नहीं है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और इसीलिए मैं आपको बहुत ज्यादा इज्जत भी करता हूं आपकी अकरम साहब, कि आप ऐसे सवाल पूछते हैं जो बहुत रेलेवेंट होते हैं। अब मैं, आप एक ज़हीन पत्रकार हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। अब आप आंकड़े निकालिए। 2 अप्रैल को कितने लोगों ने शहादत दी थी दलित समाज के? तो जो फॉर्मूला मुसलमानों पे अपनाते हैं मनुवादी, वही फॉर्मूला एससीज पर भी अपनाते हैं, मगर वो लोग क्योंकि बाबा साहब से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, इसलिए उनपे उस फॉर्मूले के अपनाने की मिकदार कम हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें एससी एसटी के केसेस कितने हो रहे हैं और कितने वो बरी होते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग कानून है वो, 90% से ज्यादा लोग उसमें बरी हो रहे हैं आज भी। तो जो जैसे झूठे वायलेंस के इल्जाम मुसलमानों पे लगाए सीए एनआरसी और दूसरी जगहों पे जो एजिटेशन होता है लगते हैं, वैसे दलितों पे भी लगाते हैं। अभी एक हरियाणा में विनोद नाम का बहुत ही मजबूत, दलितों का बहुत मजबूत लीडर था, उसकी हत्या कर दी जेल में, उसको अरेस्ट करके। तो ये सब काम एससीज के साथ भी उतने हो रहे हैं, एसटीज के साथ भी उतने हो रहे हैं, दूसरी माइनॉरिटीज के साथ भी हो रहे हैं। सरदारों के ऊपर भी इल्जाम लगाया गया था। तो आप ये सब समझ लगाया जाता है। तो ये सब समझने का विषय है, इससे मरगूब होने की जरूरत नहीं है। ये एक जो बात लगती है ना बज़ाहिर के सिर्फ मुसलमानों के साथ ऐसा है, वैसा नहीं है। इसके लिए लायहा अमल क्या होगा? मैं अगर बात करूं, मतलब किस तरीके से आप करेंगे? मैं तो देखता हूं, मैंने कुछ मुफ्तियों तक से बात की, उन्हें नहीं पता संविधान क्या होता है पूरे मामले। बताइए, अगर मुफ्ती नहीं जान पा रहा है तो फिर आप तैयार कैसे करेंगे मुस्लिम समाज में ऐसे लोगों को? देखिए, हर समाज में जो लीडरशिप होती है ना, वो अलग अलग शोबों में अलग अलग लोगों की बात सुनी जानी चाहिए। आज मजबूरी ये है हमारी कि कोई कंबाइंड लीडरशिप नहीं है जो कि एक जगह, और ये पिछले काफी सालों 70 सालों से तो है ही ये बात, उससे पहले भी है। लेकिन जो हमारे आलिम हजरात हैं, उलेमा हजरात हैं, वो राजनीति की समझ नहीं रखते और उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं की जानी चाहिए। अगर कोई खास ही हमारे कोई बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले हो, तो कोई आलिम, तो उनकी बात अलग है। जो ये सब आरएसएस और मनुवादी चालबाजियां करते हैं, इसको समझ पाना और इसकी तोड़ निकाल पाना, हमें यह उम्मीद रखना कि हमारे आलिम और मुफ्ती निकाल पाएंगे, तो ये उनसे तवक्को हमारी कुछ ज्यादा है, ऐसा है नहीं। तो आज हमें लीडरशिप ऐसी चाहिए जो कि हालात को, क्योंकि आरएसएस जिस तरह की झूठ की राजनीति कर रही है, मनुवादी जिस तरह की झूठ की राजनीति कर रहे हैं, उसको शायद कहीं ना कहीं हमारे आलिम और मुफ्ती टैकल करने में कामयाब नहीं हो पा रहे। कैसे आप लोगों को तैयार कर पाएंगे कि वो लोग संविधान के प्रति ज्यादा जागरूक हों? क्या आप जा जाके लोगों को समझाएंगे, कुछ मीटिंग्स करेंगे, सिंपोजियम करेंगे, सेमिनार करेंगे हर इलाके में, शहर में? क्या तरतीब होगी? देखिए, ये तरतीब कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन तरतीब यही है। हम लोग अपने दिन के आज 24 घंटे हैं, तो उसमें से 18 घंटे काम कर रहे हैं, अभी भी यही काम कर रहे हैं। हमने मस्जिदों में भी जाके संविधान पढ़ाया है। तो इसी तरीके से संविधान और हमारा जो देश की संवैधानिक व्यवस्था है, वो मुस्लिम कम्युनिटी को, दलित कम्युनिटी को, ट्राइबल कम्युनिटी को, दूसरी माइनॉरिटीज को और ओबीसी को पढ़ाना समझाना जरूरी है। वो एक बात है, उसको इंप्लीमेंट करना अपनी रोज की जिंदगी में, और उससे अपने आप को हिफाजत करना और अपने आप को ताकतवर बनाना, ये दूसरी स्टेज है। लेकिन पहली स्टेज ये है कि सब लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना कायद माने। इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में उनसे ज्यादा समझदार और दानिशमंद और दूरअंदेश दूसरा नहीं है। इस बात को तस्लीम करें और उनकी क़यादत में, क्योंकि इस मुल्क में मेरा मानना यह है, और मैं किसी को जबरदस्ती थोपना नहीं चाहता अपनी आइडियोलॉजी, इस मुल्क में 2 ही सोचें हैं। एक है
मनुवाद की सोच और एक है अंबेडकरवाद की सोच इस वक्त जो चल रही है। और अगर हम उसको बाबा साहब के साथ और बाबा साहब की आइडियोलॉजी के साथ सारे SC ST और माइनॉरिटीज और OBC जुड़ेंगे तो मनुवाद बेशक हारेगा। और इस मुल्क में जो इस्लाम का भी बुनियादी जो मैसेज क्या है इस्लाम का, बाबा साहब का भी कमोबेश क्या मैं समझता हूं एग्जैक्टली वही मैसेज है, हमारे संविधान का भी वही मैसेज है, इंसाफ और बराबरी। अगर इस्लाम का मैसेज देखा जाए क्या है, इंसाफ और बराबरी है जो मेरी समझ से है इस्लाम का मैसेज, और हमारे संविधान का मैसेज भी इंसाफ और बराबरी है। मुसलमान दलित के साथ कहां पे नहीं खड़ा हुआ। मैं पुराने मामले नहीं ले जाना चाहता हूं, 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको ले जाना चाहता हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सहारनपुर सीट हो, मुसलमानों की वजह से जीत के आई बहुजन समाज पार्टी। गाजीपुर की अफजाल अंसारी की सीट हो, मुसलमानों की वजह से जीत के आई बहुजन समाज पार्टी। लेकिन जहां दलितों के खड़े होने की बात आती है मुसलमानों के साथ, वहां कहीं दिखाई देते हैं। दिल्ली में दंगा हुआ, लोगों ने ये रिपोर्ट है हमारे पास कि जो दलित समुदाय के लोग थे वो भी मुसलमानों के जला रहे थे दुकानों को और घरों को और लूट रहे थे उनको। ये अकरम रईस खान साहब, ये मैं आपसे, क्योंकि मैं दिल्ली के दंगों में बहुत डीपली काम कर रहा हूं, तो मैं आपकी इस बात के खिलाफ रखता हूं। मेरे पास इस बात के साफ सबूत हैं कि दंगे इस बार उस लेवल पे नहीं हो पाए जो कि RSS की प्लानिंग थी। RSS की कोर काडर को छोड़कर SC ST के किसी भी व्यक्ति ने इन दंगों में पार्टिसिपेट नहीं किया है, बल्कि मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं। और इस बात की बहुत बड़ी चिंता है RSS के और मनुवादी लोगों को। अगर आप जो लोग एक्यूज्ड बने भी हैं, RSS के भी कई लोग एक्यूज्ड बने हैं इन केसेस में, जो हम लोगों ने जिसकी पैरवी कर रहे हैं, तो अगर आप इसकी भी स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि अंबेडकरवादी मानसिकता के लोग बिल्कुल नहीं थे दंगों में इस बार। आप इस पे मेहरबानी करके रिसर्च कीजिए और आप ये पाएंगे कि मनुवादी मानसिकता के लोग ही ज्यादातर दंगों में शामिल हैं। ये आप अगर चाहें तो हम भी आपकी इसमें मदद कर सकते हैं, हम आपको केस वाइज बताएंगे। बीजेपी में अंदर खाने भी एक हर पार्टी में होती है, प्रधानमंत्री बनने की भी अब होड़ लग रही है, बहुत सारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। तो दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल ये दंगे कराने में बड़े लेवल पे हुआ, हमारे पास सब सबूत है और हमने केसेस भी फाइल कर रहे हैं। तो वो एक उनकी इंटरनल लड़ाई भी है। ट्रंप साहब के दौरे के समय दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करके दंगे कराए और ट्रंप साहब का दौरा खराब किया गया। ये भी उनकी अंदर की जो टसल चल रही है पॉलिटिकल अंदर की, बीजेपी की और RSS की, ये एक बड़ा हिस्सा दंगों में वो भी एक शामिल था। चलिए अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। आपने कहा कि संविधान जो है वो सिखाएंगे और संविधान सीखने के बाद ही संविधान के तहत ही आपको लड़ाई लड़नी होगी, और उसके लिए आपने बता ही दिया कि जगह जगह खुद लोगों को आगे आना पड़ेगा, संविधान को समझना पड़ेगा। ये चीज इसमें निकल के आती है। कुल मिला के बात ये निकल के आती है कि हमें नेता नहीं देखना है, उसका चेहरा नहीं देखना है, हमें अपने आप को खुद को एक संविधान जानने वाला भारतीय बनाना है। और जब हर आदमी ऐसा हो जाएगा तो कहना आपका फिर वो किसी नेता का मोहताज नहीं होगा, अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ सकेगा। जो आज पूरे देश में माहौल बन रहा है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। देखिए हर आदमी की बात नहीं कर रहा, 10% मुसलमान, 10% दलित, 10% ट्राइबल्स और 10% OBC और बाकी माइनॉरिटीज के लोग हो जाएं, सिख, क्रिश्चियन और बौद्ध और पारसी, 10% सिर्फ, तो इस देश में एक ऐसी सरकारें आना शुरू हो जाएंगी जो कि न्याय करेंगी, इंसाफ करेंगी। तो हमारा जो कोशिश चल रही है, जो हम लोग पूरी ताकत लगा के कोशिश कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं कि बराबरी और इंसाफ की बुनियाद पर पॉलिटिकल मुआहदे भी हों, सोशल मुआहदे भी हों, और हमारा मुल्क जो कि दुनिया की सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क होने की पोटेंशियल रखता है, वो सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क भी बने। एक सवाल है मेरा, आपने कहा कि अभी ये तमाम लोग मिल जाएंगे, 40-45% हो जाएंगे, अपनी सरकारें बन जाएंगी। लालू प्रसाद यादव पे थोड़ा नजर डाल सकते हैं, नीतीश कुमार पे नजर डाल सकते हैं, और हम लोग नजर डाल सकते हैं उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव पे, ममता पे। जब इन लोगों के शासन रहे तो आपने कभी देखा कि इन्होंने अपने समाज को जागरूक करने के प्रति कुछ किया हो, या सिर्फ शोशेबाजी करने में ज्यादा ये लोग बढ़िया रहे कि मुलायम सिंह ने टोपी पहन ली और बसपा ने सिर्फ हाथी खड़ा कर दिया? देखिए यही बुनियादी कमी रही है ना, कि हम लोग अपने आप को इंडिविजुअल्स के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं, वो गलत है। इस्लामिक नजर से भी और संवैधानिक और पॉलिटिकल नजर से भी गलत है। अगर कोई मुस्लिम लीडर किसी पार्टी में है तो वो कोई XYZ नहीं है,
वो मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको उस हक और अधिकार से वो स्थान लेना चाहिए अपना पॉलिटिकल पार्टी में। तो अगर वो नहीं ले पाता तो वो अपने आप को धोखा नहीं दे रहा है, वो पूरी कम्युनिटी को धोखा दे रहा है। और यही बुनियादी वजह है कि आपको, भले ही आप महमूद प्राचा एक बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, लेकिन अगर वो किसी प्लेटफॉर्म पे जाके बात कर रहा है मुस्लिम होने की हैसियत से, तो वो उस हक और अधिकार से नेगोशिएट करे, उस हक और अधिकार से पैर पे पैर या हाथ पे हाथ रख के बात करे कि हम इस देश में या इस प्रदेश में इतने परसेंट हैं, तो हमारा जो संवैधानिक तरीका भी है, इस देश के या प्रदेश के इतने परसेंट सभी वसाइल पे, सभी बिजनेसेस पे, सभी मिनिस्ट्रीज पे अधिकार है। और ये संवैधानिक और डेमोक्रेटिक तरीका है, वो हम जब तक नहीं नेगोशिएट करके लेंगे, ये मुसीबतें रहेंगी और मनुवाद जीतता रहेगा। क्या आपको नहीं लगता है कि दो चीजों पे काम करने की ज्यादा जरूरत है? एक तो अच्छे वकील चाहिए, एक अच्छे पत्रकार चाहिए और अपना मीडिया चाहिए, ताकि जो चीजें आपकी हैं, पहुंचाना चाहते हैं अपने समाज तक, वो पहुंचे और समाज की जो चीजें हैं वो निकल के आए सबके सामने। देखिए, ये भी आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। ये दोनों पहले हथियार हैं जो इस वक्त के मुश्किल हालात में संवैधानिक तरीकों को इंप्लीमेंट करने के लिए ये हथियार या औजार यही दोनों हैं, पहले वकालत और पत्रकारिता। तो हमारे जो पूरे मुल्क में लोग ज़कात देते हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें तो। फितरा देते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं, करना चाहते हैं, उन लोगों को चाहिए कि इन दो फील्ड में सबसे ज्यादा अपनी ताकत लगाएं। सबसे पहले अपना चैनल, अपने अखबार होना सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे जरूरी है। और वो इस लेवल का होना चाहिए जैसा कि अल जजीरा एक काउंटर नैरेटिव बना है, रशियन टीवी एक काउंटर नैरेटिव बन रहा है, चाइना का भी, हालांकि मैं चाइना का एग्जांपल नहीं देना चाहूंगा, लेकिन चाइना भी एक एग्जांपल से सीखना चाहिए हमें। जैसे चाइना ने CGNT नाम का, TN नाम का एक चैनल बनाया है। हमारे जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उनको, जो अच्छे ईमानदार जर्नलिस्ट हैं, उनको फाइनेंस करना चाहिए एक चैनल बनाने के लिए, अगर वो सच में लड़ाई लड़ना चाहते हैं संवैधानिक तरीके से। जैसे आप एडवोकेट हैं, तो आपको क्या ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ऐसा संगठन बने कि हर डिस्ट्रिक्ट पे 2-4 एडवोकेट्स की टीम बन जाए, अच्छे खासे ईमानदार हो, कुछ करना चाहते हो, समाज के प्रति गंभीर हो? वो एक पहल क्या शुरू की गई है कभी, या आपने कभी नहीं की? देखिए, मैंने बहुत ताकत लगाई है इस चीज पे और बहुत काम किया भी है, लेकिन मैं और हमारे यहाँ अभी मेरी खुद की लॉ फर्म में, हालांकि मैं बात जाहिर मजबूरी में, आपने सवाल पूछा कर रहा हूँ, 70% जो केसेस होते हैं वो हम प्रो बोनो यानी कि फ्री करते हैं। लेकिन शायद हमारे जो वकील हजरात हैं दूसरे, वो और जो बहुत सारी जगहों पे हैं, उनकी मजबूरियां भी होती है कि अपने घर परिवार भी पालना होता है, दूसरे भी, वकालत में लोगों को लगता है कि खर्चा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा नहीं है, बहुत सारा खर्चा होता है, स्टाफ का होता है, कागजों का होता है, बहुत सारी चीजों का होता है। तो जब तक हम, तो इसलिए ये वकीलों की टीम बन नहीं पा रही है उस तरीके से, वॉलंटियर बेसिस पे। बहुत कोशिश की हमने इस बारे में, तो इसलिए भी मैं चाहूंगा कि हमारे जो बाबासाइल लोग हैं, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 1-1, 2-2 वकील स्पॉन्सर करें, जो कि ईमानदार हो, जो कि बहादुर हो। दो चीजों की बहुत जरूरत है, बहादुर और ईमानदार। तो उनको मंथली स्टाइपेंड दें ताकि वो बहादुरी से लड़ाई लड़ सकें। ये मैं समझता हूं, ये फॉर्मूला, जैसे कि जर्नलिस्ट भी बगैर फाइनेंस के काम नहीं कर पाएंगे, वकील भी बहुत कम ऐसे बचेंगे जो कि, जिनका अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दूसरे तरीके से वकालत में भी अच्छे क्लाइंट्स दिए हैं जो कि बहुत सारा पैसा देते हैं, तो मैं ये काम कर रहा हूं। अगर मेरे पास भी दूसरे तरह के क्लाइंट ना हो तो शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा जो मुझे अच्छी चीज देते हैं। तो इसीलिए फॉर्म को ये चाहिए कि वो वकीलों को भी स्पॉन्सर करे और जर्नलिस्ट को भी स्पॉन्सर करे, लेकिन अपनी निगरानी में काम कराए जो बाबासाई लोग हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये दोनों तंजीमें खड़ी नहीं होगी। चलिए, कुल मिला के ये है कि अगर ये दोनों तंजीमें खड़ी हो जाए तो मुझे लगता है कि साल भर के अंदर बेहतर हालात नजर आने लगेंगे सर। ऐसे बेहतर नजर आने लगेंगे कि शायद आप ऐसा सोचने लगेंगे कि हम क्या सपना देख रहे हैं, बेहतर हो जाएंगे। तो आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये पहली बार अपील भी कर रहा हूं, आज से पहले मैंने कभी नहीं की है, कि इन दो शोबों में हमारे जितने भी लोग जो बाबासाइल हैं, जो बाहैसियत हैं,
वो इसमें अपनी हम्म। सारे माली जरायत लगाएं, इन 2 शोबों में पूरी ताकत लगा के। लोकल लेवल पे भी अखबार हम्म। स्थापित कराएं, आपके जैसे चैनल हम्म। स्थापित कराएं, और एक नेशनल लेवल पे भी बड़ा चैनल स्थापित हम्म। होना चाहिए जिसमें अच्छे और बहादुर जर्नलिस्ट हमारे अपने होने हम्म। चाहिए, जिनको बनाना चाहिए, ताकि हमारे पास, हम्म। और उसी तरीके से वकीलों को भी हमारे व्यवसायी लोगों को स्पॉन्सर करना चाहिए। फ्री में काम चलिए, नहीं कराना चाहिए उनसे, क्योंकि उनकी बहुत मजबूरियां होती हैं, उसको समझना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारी चीजों पे रोशनी डाली, ये तक बताया कि भाई कब तक हम दूसरे देशों के सहारे बैठे रहेंगे, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, और उसके लिए हमें 2 प्लेटफॉर्म पे काम करने की जरूरत है। एक अच्छे वकील चाहिए, दूसरे एक अच्छे जर्नलिस्ट चाहिए। मुझे लगता है आप भी सहमत होंगे। जो भी अपनी राय है वो जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी और सुलगते हुए और ऐसे मुद्दों से आपको कराएंगे रूबरू। फिलहाल के लिए अभी नहीं, इजाजत।